आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई हमारे बहुत ही अच्छे मित्र है अपने चैनल से जुड़ रहे भाई मनोज अत्री। तो इनका फोन आया था हमारे पास, तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक भाई है रवि जागलान और वो ब्लाइंड पर्सन है जन्म से ही। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और अपनी लाइफ में सक्सेस है वो। तो क्या कुछ उनने कैसे किया, कैसे संभव है भाई। कई बोलते हैं कि भाई उनका पहले एक दो बार मैंने इंटरव्यू देखा, उनके बारे में रिसर्च करी, तो बोलते हैं कि भाई ये स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अगर वो ऐसा है तो ऐसा नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ क्लियर करवावांगे इंटरव्यू में। तो सारे भाई आता है अनुरोध भाई वीडियो का अंत तक बने रहियो और वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई, कमेंट भी करियो, अपनी अपनी राय जरूर दियो। जितने भी पब्लिक अपनी जुड़ रही है सभी से भाई हाथ जोड़कर यही निवेदन भाई सपोर्ट करते रहा करो। बस जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा हर उस कलाकार का, हर उस अच्छे इंसान का, बच्चे कोई साजंदा है भाई, कलाकार है, अच्छा गाने वाला बजाने वाला, अच्छे कवि है, अच्छा कोई भी इंसान है, सबके इंटरव्यूज अपने चैनल पर आते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आजा भाई मनोज। सबसे पहले रवि भाई साहब राम राम। राम राम जी। सभी आपके बदलता दौर चैनल के जो दर्शक हैं, मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राम राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना गांव राम जिला तहसील। सर मेरा गांव है इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत है, तहसील भी इसराना ही है और मेरा प्रॉपर नाम है रवि जागलान। जागरण। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा बात करूँ आपकी फैमिली के बारे में, तो कौन कौन है परिवार में? मेरी फैमिली में हम 3 भाई बहन हैं, बड़ी सिस्टर हैं और एक बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। उन दोनों की जो है मैरिज हो चुकी है। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब जो मेन मुद्दा था बात हम उस पर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, मतलब जो ये घटना आपके साथ है आपकी लाइफ में कि भाई आप देख नहीं सकते, तो ये बचपन से है या फिर बाद में हुई? नहीं, ये बचपन से ही है सर। हम्म। जब मैं 3 महीने का था, हम्म। उसके बाद फैमिली को पता चला हम्म। कि हमारा जो बच्चा है वो देख नहीं सकता। देख नहीं सकते। तो मतलब उसके बाद फैमिली में, अब उस टाइम तो शायद आपको नहीं पता हुआ अभी क्या क्या हुआ, बाद में तो कुछ पता चला हुआ अभी किसका क्या रिएक्शन रहा अभी फैमिली वालों का कि भाई ये क्या हो गया भाई, ऐसा होना चाहिए, मतलब थोड़ा एक। सर ऐसा होता है हम्म। कि फैमिली में जब कोई भी बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है बिल्कुल। तो उस फैमिली को दिक्कत होती है। होती है जी बिल्कुल। उसको नहीं पता होता कि ये बच्चा आगे जाके कैसे मैनेज करेगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि भविष्य का किसी को कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरी फैमिली का भी ऐसा ही था कि भाई कैसे क्या होगा इसका, क्योंकि उस टाइम तक कुछ जानकारी थी, अवेयरनेस मतलब बहुत ज़्यादा कम थी। तो ऐसे ही था, जहाँ पे दिखाया जा सकता था ऑल इंडिया में, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था वहाँ तक चेकअप कराया, लेकिन नो, ये जो है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आइज़ खराब नहीं है। जो यहाँ से रेटिना होता है ना पीछे की साइड से, वो जो नसें होती हैं, तो 7 नस की एक नस बनी हुई है। तो सातों नस आपस में जो है जुड़ी हुई हैं, उनका एक जुड़ाव है, एक नस बनी हुई है। तो ये तो आप ये कह सकते कि अगर दिए के अंदर तेल नहीं है तो बाती डालने से क्या फायदा। क्या फायदा, सही बात। डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि अगर हम आइस चेंज कर भी देंगे इनकी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइस तो हमारे पास भी है और डोनेट भी बहुत लोग करते हैं। तो ये चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे उसके बाद अपनी जैसे स्टडी वगैरह कैसे, शुरुआत में कैसे शुरुआत करी और फिर कितनी मतलब डिफिकल्टी हुई आपको? सर डिफिकल्टी कुछ नहीं हुई मेरे को। मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल। और फैमिली हर एक इंसान की जो है वो बैकबोन होती है। बिल्कुल जी। जिसके सपोर्ट के बिना कोई भी इंसान, मैं मानता हूँ कि आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया तो आज आप, मेरा ये सौभाग्य है मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर मैं भी अनएजुकेटेड होता तो मैं भी हो सकता घर के किसी अलग कोने में बैठा होता। तो जहाँ तक है स्टडी की बात है सर, स्टडी मैं पहले जाता था बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में शुरुआती दौर में। वहाँ पे हमारे एक हेडमास्टर जी थे, तो कहते इनको स्कूल में अब भेजो, वहाँ से इनको बोलना
आ जाएगा, बैठना आ जाएगा और कुछ बातचीत का इनका लहजा बन जाएगा। इसके बावजूद जो है मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेरी फिर शुरुआत हुई स्टडी की पानीपत ब्लाइंड स्कूल से। पानीपत ब्लाइंड स्कूल से मेरी स्टडी की शुरुआत उसके बाद हुई, तो मैं वहाँ पे कुछ साल तक रहा, 1-2 क्लास मैंने वहाँ पे की। तो मैं फाइनली 2011 में चंडीगढ़ सेक्टर 26 इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में आ गया, सेकंड क्लास से। जी, वहाँ से मैं आ गया, तो वहाँ पे मेरी स्टडी पूरी हुई है +2 तक की। +2 पास आउट हुआ मैं वहाँ से, और वहीं से मेरी कंप्यूटर की जो है एजुकेशन भी पूरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वह एक कि देखो सारे भैया, तो एक तो बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी कई ऐसे है कि भाई पैरों से नहीं चल सकते, भाई कोई हाथ से हैंडीकैप वगैरह जितने भी हैं, वो अपने मतलब जीवन में सोचे कि भाई कुछ नहीं कर सकते, भाई दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती भाई। करण को सब कुछ होता है अगर मन में लगन है। तो ये मतलब बिल्कुल ही ब्लाइंड पर्सन होकर के भी इनकी मतलब दृष्टि बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद भी इन्होंने स्कूल भी गए, ये भाई सारी चीजें, अब कंप्यूटर वगैरह फोन वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी, और कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड जो बोल भी देते हैं कि भाई हमारी बातचीत हुई थी कि भाई फोन कैसे चला लेता, भाई क्या जरूरत है तेरे को, क्या करता है, तो वो ताने वगैरह देते, वो भी सारी चीजें उन्होंने हैंडल की। लेकिन उसके बावजूद भी उन सब चीजों को इग्नोर करके आज के दिन देखो अपना अपनी लाइफ में ये कंफर्टेबल और सक्सेस भी है कि भाई कई कई कंपनियों के टेंडर वगैरह भी लेते हैं, सारी चीजें ये करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ये नहीं सोचा कि भाई आप ऐसे हो तो हम ये कर नहीं सकते, कि भाई कभी अपना हौसला नहीं तोड़ा इन्होंने, सारी चीज झेलते हुए सब कुछ करते हुए इन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा, तो बहुत कुछ किया है। और सारी बातचीत हम करते रहेंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये बात सुनी थी, भाई मनोज अत्री है, उन्होंने मेरे पास फोन किया था, और स्टार्टिंग में जब इन्होंने मेरे को ये सारी चीजें बताई तो मैं भी मतलब बिलीव नहीं कर पाया। मैं क्या यार, ये तो बस ठीक है भाई इंटरव्यू के चक्कर में, या कुछ ऐसा था कि भाई बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक के सामने आना चाहिए फिर फेम पाने के लिए। स्टार्टिंग की मेरी थॉट्स है, मैं बता रहा हूँ अपनी। और रही दूसरी बात, रवि भाई साहब एक बार आपका फोन, क्योंकि मैंने पिछले इंटरव्यू में देखा था, उस भाई ने शायद थोड़ी क्लियर नहीं कर पाए वो बात, मैंने भी वो इंटरव्यू देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब फोन पकड़ियो आपका। जी, कैमरामैन एक बार आगे आ जाओ भाई साहब। तो सारे भाई एक बार देखो भाई, ध्यान से भाई साहब फोन चला के दिखाओ और मेरे पास कॉल करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देखना भाई साहब, मैं आपको मेरा नंबर बताता हूँ, मेरे पास कॉल करियो आप, ठीक है। और कैमरामैन को एक बार फोन दिखा भाई, कुछ भी नहीं दिखता इसके अंदर। नहीं ये मैंने स्क्रीन, इसकी जो स्क्रीन है वो मैंने डिम की हुई है, डिम की हुई है। अभी अपने उसके लिए क्यों, ताकि इससे हमारी प्राइवेसी भी बिल्कुल सेफ है, और बिल्कुल बिल्कुल बैटरी भी जो है ज़्यादा खर्च नहीं होती नहीं फोन की, होती। क्योंकि मेरे को स्क्रीन का काम नहीं है, काम नहीं है, सही मेरा बात काम है सुन के करना। सुन हाँ के चाहूँ तो मैं इसकी स्क्रीन भी उसको मैं ऑन कर सकता ऑन कर हूँ, सकता हूँ, सही बात। जेस्चर से मैंने इसकी स्क्रीन को बंद किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको मेरा नंबर बता रहा हूँ, आप कॉल करना मेरे पास। जी बताइए, एक सेकंड। 81 688 82 772। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो भाई देख सको हो, इन्होंने कॉल लगाया और मेरे फोन पे कॉल आ चुका है। कट कर दूं? हाँ जी कट कर दो, ठीक है। ओके। अच्छा, अब बात जो है वो रहेगी कि भाई कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव। तो भाई संभव देखो, वो इनकी कैचिंग पावर इतनी तेज है, मतलब इनका एक तजुर्बा हो गया भाई, इतने दिन इनको फोन चलाते हुए हो गया, तो ये जो भी उसमें टाइप करते हैं तो फोन के अंदर ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन बताता है कि भाई कहाँ पर क्या टाइप कर रहे हैं, तो वो उनके अनुसार ये सब चीजें कर पाते हैं। और ऐसी कोई ये नहीं कि भाई ये कोई अंधविश्वास है या फिर भाई कैसे कर पाते, ऐसी इनकी कैचिंग पावर, इनकी मेहनत, इसके पीछे इनका तजुर्बा। जैसे हम कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें भाई हमारा मन भी लगता है, फिर उसके हम परफेक्ट भी हो जाते हैं उस लाइन के, जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं। तो वैसा सेम इनके साथ है, ये ऐसी मतलब इतनी बात तो है सोचने की, लेकिन इतनी वो नहीं कि भाई ये अंधविश्वास वगैरह बिल्कुल ऐसे संभव नहीं है।
है सब कुछ रियल, लेकिन सिर्फ समझने की बात है कि ये कर कैसे रहे हैं। ये मैं आपको हाँ क्लियर जी, करता हूँ सर। हाँ जी। ये जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं वो हम्म, ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, जो एडवांस लेवल पे आज हमारी जो है टेक्नोलॉजी जा चुकी है। हम्म, तो सबसे बड़ी बात है, कोई फ़ोन अलग नहीं बनता, कोई लैपटॉप हमारे लिए अलग नहीं बनता। हाँ, सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बनते हैं। हम्म, अब हमारे फ़ोन के अंदर आपने बाय द वे देखा होगा, या हो सकता है आप में से किसी के साथ भी ये हुआ होगा कि आपका फ़ोन कई बारी बोलने लग जाता होगा अपने आप। हाँ बिल्कुल। हुआ होगा ना? हम्म, तो उसको आपको या तो दुकान पे ले जाना पड़ता होगा ऑफ करवाने के लिए। हम्म, अब इसमें क्या है कि हमारे फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर हम्म, एक ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, हाँ। एक्सेसिबिलिटी होता है किसी की सेटिंग में ऊपर ही होता है, किसी के अंदर एडिशनल सेटिंग्स में जाके होता है। हम्म, वो मॉडल मॉडल का अपना फ़र्क होता है। फर्क होता है। वो किसी में कहीं होता है, किसी में कहीं होता है। पर चलो, हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो है एक्सेसिबिलिटी होता है उसमें। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है टॉक बैक, हम्म, TALK हम्म, बैक, हम्म, टॉक बैक। बिल्कुल। अगर आपका फ़ोन बोलता है तो समझो आपका टॉक बैक ऑन हो गया। ऑन वो हो गया। टॉक बैक जो है हम्म, स्पेशली हम्म, ब्लाइंड यूजर्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि उस चीज को वो सुन के, वो बोलता है जो स्पीक करता है, हम्म, उसको सुन के उस फोन को हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर लें। कर ले अब सही। दूसरी चीज क्या है कि हम्म, आप फोन को ऐसे चलाते हैं, हम्म, इस तरीके से हम्म, ऐसे, उसमें क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, हम्म, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट। ऐसे यानी ऐसे, हम्म, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि नेक्स्ट रिवाइंड, नेक्स्ट रिवाइंड, यानी कि ये बिल्कुल। खेल होता है। हम्म, और चीज सारी वही होती है। इंग्लिश के लिए अलग वॉइसेज होती है, हम्म, हिंदी के लिए अलग है, अलग अलग। पंजाबी के लिए अलग, मतलब हर एक लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग वॉइसेज होती हैं। हम्म, वो अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जिसमें जो कंफर्ट होता है वो सेटिंग कर लेते हैं कर लेते हैं, और वो सही। उस चीज को चलाते हैं। बिल्कुल। ठीक वैसा ही लैपटॉप में होता है। हम्म, क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जोज, JAWS, और एक होता है NVDA, हम्म, NVDA, DA। DA, डी फॉर डॉग। बिल्कुल। तो उसमें भी यही होता है, वो भी सॉफ्टवेयर जो है स्पीक करते हैं, उसकी मदद से हम कीबोर्ड शॉर्ट कमांड से पूरा कंप्यूटर जो है चलाते हैं। माउस से भी कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता जितना जल्दी शॉर्ट कमांड से हो सकता है कीबोर्ड से। तो इसमें अंधविश्वास की कोई चीज नहीं है, ये सब एजुकेटेड चीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन में ये सब चीजें आती हैं, आती है। और अब तो हर जगह ये चीजें होने लगी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखो भाई, ये एक बिल्कुल थोड़ी समझने की बात है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने बता दी कि भाई मेरे थॉट्स भी ऐसे थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया, क्योंकि ये जो ऑप्शन होता है सबके फ़ोन में होता है भाई। गलती सबके से, फोन में होता है, हाँ, बिल्कुल। आप गलती से कभी भी अगर ऑन कर लो। हमसे कभी भी मिस्टेक में ऑन हो जाए तो हमको समझ नहीं आता कि भाई क्या हो गया, फिर वो या फिर दुकान वाले के पास, या फिर जिसको थोड़ी नॉलेज है वो फिर जाके, क्योंकि इसकी फिर वो चलाने की विधि भी बदल जाती है कि हम जैसे अब नॉर्मली फ़ोन जो यूज करते हैं उसकी अलग विधि है, उसमें शायद डबल टैप के शायद उनके फिर ऑप्शंस यस वगैरह यस यस, चेंज हो करेक्ट। जाते हैं, तो उसी हिसाब से चला के फिर वो मतलब बंद करनी पड़ती है। तो ये उनके परफेक्ट है, हम जैसे नॉर्मल चलाते हैं उनके परफेक्ट है, इसलिए हम चला रहे। बस ये कैचिंग पावर इनकी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, उसको मतलब समझते हैं। तो ये इसी चीज़ के वो है। और बाकी अब कैचिंग पावर की बात आई तो मैं बताऊंगा भाई साहब, एक बार वो निकाल कर दियो वो नाटक वगैरह जो है तो भाई साहब ये अद्भुत बात ही है, लेकिन मतलब अंधविश्वास या फिर झूठ फरेब ये कोई चीज नहीं है इसके पीछे। बस ये टैलेंट है इनका, जो ये इतना कुछ होते हुए भी इतना अपना हैंडल कर रहे हैं, कैसे मतलब अपनी निजी लाइफ में कितने संतुष्ट है, और सारी चीजें जैसे नॉर्मल आदमी जैसे करता है वो उसी हिसाब से करते हैं। मतलब ये कभी फील नहीं होने देते कि भाई अब मैं औरों से कम हूं। तो भाई साहब देखो, ये नरेंद्र बलारा जी के नाटक हैं, इसके बारे में भी अब मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो जो बात है वो मैं आपको बताऊं कि मैंने यूट्यूब पे खोल दी, भाई कैमरा मैंने आगे लिया थोड़ा, यूट्यूब पे मैंने खोल दी। अब मैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड का नाटक, मतलब इनकी नाटक की वॉइस इनको मैं सुनाऊंगा, और इनकी कैचिंग पावर इतनी तेज है कि ये बता देंगे कि भी कौन सा नाटक है, क्या नाम है, सारी चीजें।
हाँ जी बताइए। ये है जी कलयुग की रामायण। वाह जी वाह जी वाह। अच्छा इसका टाइमिंग बताओ, कितने टाइम मतलब कितने ये मिनट? सर यूट्यूब पे है 33 मिनट की। वाह जी वाह, देख लो भाई एक बार, दर्शकों को कहूंगा मैं देख लो एक बार। अच्छा एक आध और भी मैं दिखाना चाहूंगा। देखो भाई, मैं इनके सामने ये चलाऊंगा सिर्फ 1-2 सेकंड का, तो उसके बाद पूछेंगे कि भाई क्या है, कौन सा नाटक है। जी हाँ जी बताओ। ये सर दो नाम से आपको मिलेगा, हम्म। कुणबा बटेव का और हम्म। दूसरा मिलेगा बटेव 10 नंबरी। 10 नंबर ही, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ये किस चैनल पे है, कौन सी ये भी कैसेट? सोनोटेक का ही है सर। बिल्कुल। अच्छा सोनोटेक का है टाइमिंग ये। वगैरह इसकी? इसकी टाइमिंग सर है 1 घंटा 8-9 मिनट के आसपास है। हाँ जी लगभग बिल्कुल यही करेक्ट है है, हाँ जी। ये, क्योंकि कुछ कटिंग हुआ हुआ इसमें से हिस्सा, हम्म। और मेरे पास ये जो है 1 घंटा 59 मिनट का अवेलेबल है वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। ऑडियो के अंदर, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर, वीडियो की बात नहीं। हाँ वीडियो में थोड़ा वीडियो में थोड़ा कट हो जाता है ना। थोड़ा ही कट हो जाता थोड़ा है, हाँ, ऐसी क्या कोई होता था दिक्कत पहले नहीं। गाने जो है ना वो ट्रैक पे बनते थे तो उन पे हम्म, कॉपीराइट इशू आ जाता था, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कंपनी उनको कट करना उनकी मजबूरी बन गई है। तो भाई ये सारी चीज तो हमने देख ली होंगी, लाइव प्रूफ जो भी है सबके सामने। इसमें ना तो कोई भाई हम स्क्रिप्ट बना के ना हमने इनको बोला कि हम ये चीज करेंगे आपके साथ, सिर्फ एक मोटिव के लिए कि भाई कोई और भाई जो ये अपना मन विश्वास तोड़ कर, जमा हौसला तोड़ कर बैठ जाए कि भाई नहीं ऐसा हो, वो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई सारी चीज संभव, अगर करना हो तो किसी ने, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। अच्छा तो जैसे आप अपनी लाइफ के बारे में पूछूंगा मैं आपसे, जी ये नाटक वगैरह आप देखते थे तो मतलब कैसे मन में आया, कैसे इंटरेस्ट बना, कैसे शौक लग गया था ये? सर, ये शौक मेरे को बचपन से ही था। हम्म। अगर शुरुआत से ही देखा जाए तो ये इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैं छोटा सा था। हम्म। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि जब मैं रोता था तो क्या करते थे, हम्म। अ, एक छोटा सा रेडियो हुआ करता था उस टाइम में, बिल्कुल। क्योंकि मैं 97 का बर्थ है मेरा, हम्म। तो उस टाइम में रेडियो हुआ करता था, या तो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था रेडियो, हम्म। क्योंकि सीडीज का दौर हमारे यहाँ 2000 के बाद चला है बात चल। हरियाणा के अंदर। हम्म। तो जब कहते हैं मैं रोता था तो वो रेडियो चला के रख देते थे हम्म। पालने के अंदर, हम्म। तो मैं रोना बंद कर देता था। हम्म। तो उस रेडियो के कारण मैं ये मानता हूँ मेरे को म्यूजिक का शौक लगा। शौक लगा। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, हम्म। 3-4 साल का, 4-5 साल का जैसे भी, हम्म। उसके बाद जो है मुझे टेप रिकॉर्डर का शौक हुआ। हम्म। रेडियो का तो था ही, अब रेडियो का तो वो बताते हैं, उसकी तो मेरी कोई याददाश्त नहीं है, याददाश्त नहीं। वो तो जो बताते हैं हम उसी को कह रही हैं चीज को। हम्म। अब यहाँ बात आती है टेप रिकॉर्डर की। हम्म। तो टेप रिकॉर्डर की कैसेट उस टाइम चलती थी, आज तो बहुत ही कम चांस हो गया वो देखने के लिए भी मिले। तो उसमें क्या होता था, नाटक आते थे, गाने आते थे, हर एक प्रकार की चीजें आती थी, रागनी आती थी। हम्म। तो मैंने नरेंद्र बल्हारा जी का सबसे पहले नाटक सुना, हम्म। बहू शहीद की। बहुत शहीद की। बहू शहीद की सरस्वती कंपनी का था वो। हम्म। तो ये बात है तकरीबन तकरीबन 2003-4 की, हम्म। सन 2003 या 4 की। हम्म। तो आज भी वो अवेलेबल है, शाम कैसेट म्यूजिक पे होगा, देख सकते हैं आप, उसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। सरस्वती तो अब नहीं रही है, पर शाम कैसेट चैनल पे होगा वो। तो वो नाटक मेरे ने सुना तो उस आवाज से मेरे को एक लगाव हुआ, नरेंद्र बल्हारा जी की आवाज से एक लगाव हुआ हम्म। कि मैं ये जिस किसी की भी आवाज है मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहता हूँ। एक आप कह सकते हैं ना कि अंदरूनी जो है जुड़ाव हो गया, उस हाँ, वॉइस से बिल्कुल लगाव हो गया, अटैचमेंट अपने आप होगी उससे। अपने आप होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि उस टाइम जो है सोशल मीडिया नहीं था एक्टिव, कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था उस टाइम। कांटेक्ट करने का जरिया क्या होता था कि कैसेट्स का जो कवर हुआ करता था, ऑडियो वीडियो सीडी का, क्योंकि वीडियो सीडीज भी मार्केट में आ चुकी थी उस टाइम तक, उसके कवर के ऊपर मेन आर्टिस्ट का नंबर हुआ करता था। बिल्कुल। वो नंबर मेरे एक भाई साहब हैं, विजेंद्र भाई साहब, उन्होंने कहीं से नंबर अरेंज किया नरेंद्र बल्हारा जी का। कैसे किया, कहां से किया, ये मुझे कुछ नहीं पता। वो नंबर अरेंज किया, तो मैंने एसटीडी थी उस टाइम, तो नरेंद्र बल्हारा जी को कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बल्हारा जी से। तो बल्हारा जी ने पूछा आप कहाँ से, कैसे, क्या है। तो मैंने अपने उनका पूरा जो है अपना बायोडाटा बताया कि मैं यहाँ से हूँ और ऐसे ऐसे है। तो बल्हारा जी कहते कि आप
मिलना तो चाहते लेकिन आप ब्लाइंड पर्सन हैं, आप मिलना क्यों चाह रहे? तो मैंने कहा सर मेरे को आपकी आवाज़ जो है वो इतनी अच्छी लगी है, पसंद आई है। मैंने आपको ठीक है नहीं देखा, वो एक अलग बात है, देखा अपने आप को भी नहीं है, सही बात है। ठीक है, पर लेकिन एक जुड़ाव होता है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उस टाइम में बलारा जी भी इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी अननोन कॉल आएगा, अगर आप एक बड़े स्टार हैं, कामयाब इंसान हैं, तो आप भी एक असमंजस में फंस जाओगे कि ये कॉल जेन्युइन है या फिर फेक कॉल है ये। फेक कॉल, सही बात। क्योंकि स्पैम भी अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस टाइम नहीं था फिर, लेकिन स्पैम तो स्पैम होता है, बहुत ज़्यादा ये सब चलता था। तो जैसे तैसे नरेंद्र बलारा जी से मैं को फ़ोन पे बात करता रहा, लेकिन उनसे मिलने का टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, नहीं हो पा रहा। क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल था और कुछ रीजन के चलते पता नहीं उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो अच्छा मेरे को एक जुनून बन गया इस चीज़ का कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं जो इनसे नहीं मिल सकता, अब मिलना है तो मिलना है। एक जिद अलग चीज़ होती है और जुनून एक अलग चीज़ होता है कि उसको अपना एक एम बना ले कि मैंने एक करना है, एक अपने आप से चैलेंज हो गया वो। क्योंकि अब क्या था कि अगर आज के टाइम में हम देखें जिस एज में आज हम आप हैं, और अगर हम हमारा कोई 2-3 बारी कॉल पिक ना करे या हमारा कोई रिस्पॉन्स ना करे, तो हमारे अंदर आज एक एटीट्यूड आ चुका है, एक अभिमान स्वाभिमान, हम इन चीज़ों से घिर चुके हैं कि यार सामने वाला हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या ठीक जवाब नहीं दे रहा, तो हमें क्यों बात करें इससे या क्यों पीछे पड़े हैं इसके। सही बात। तो बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, उसकी पॉजिटिव जो है थिंकिंग होती है, उसके थॉट्स जो हैं पॉजिटिव होते हैं। मैं ये नहीं सोच पाया कि बलारा जी नहीं मिल रहे हैं, इतने टाइम से मैं इनसे बातचीत कर पा रहा हूँ, ये टाइम मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम तो मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ था बल्कि, तो मैं इनसे नहीं मिल पा रहा हूँ, तो मैं क्यों इनको बार बार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन एक दिन वो दिन आया तो बलारा जी ने, मेरे फादर साहब दुकान से, इलेक्ट्रिशियन की अपनी शॉप है मेरे फादर साहब की, क्योंकि मेरी फैमिली का, मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, मेरी कामयाबी के पीछे पूरा हाथ उन्हीं का है, जो आज जो भी कुछ मैं हूँ आपके सामने हूँ। तो उन्होंने बलारा जी से कहा कि सर आप, बच्चा अगर जिद कर रहा है, छोटा बच्चा है, तो आप मिल लो, क्या जा रहा है, एक बारी बातचीत तो कर सकते हैं। तो करे यार कर तो सकते हैं, फिर ठीक है ऐसा करो, आप रोहतक झज्जर रोड पे मेरी शूटिंग हो रही है सुरेंद्र अलावत के मकान में, बिजली पावरस के आस, बिजली पावरस है ना जो, उसके आसपास उनका मकान। एंडीवुड नाम का नाटक शूट हो रहा था, आज भी नेट पे है वो। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे सब आर्टिस्ट थे, कुमारी पुष्पा जी, कृष्णा शर्मा जी, रामकिशन ग्रेवाल जी, राजेश मदिना जी, पिंकी चौधरी जी, मतलब सतीश शर्मा जी, मतलब बहुत आर्टिस्ट थे वहाँ पे, उनकी जो पूरी यूनिट होती थी। तो मैं गया जब वो गाना वहाँ पे शूट करते थे। अच्छा उस टाइम में क्या होता था कि आज हम क्या करते हैं, आज हम कैमरा लगा के शूट करते हैं। उस टाइम क्या होता था कि पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, ऑडियो के ऊपर हम लिपसिंग करते थे, उसके बाद हाँ अब तो शूटिंग करके डबिंग करते हैं ना स्टूडियोज के अंदर जाके, उस टाइम ऐसा नहीं था, पहले रिकॉर्डिंग होती थी, फिर हम उसके ऊपर जो है लिपसिंग करते थे, आर्टिस्ट लोग जो है लिपसिंग करा करते थे वो लोग। तो गाना शूट हो रहा था, तो 2-3 बारी वो शूट रीटेक हो गया उनका, मतलब उन्हें कई फ्रेम से वो गाना लिया। तो मेरे मन में, मैं खड़ा वहाँ पे, मेरे फादर साहब मेरे साथ थे, एक मेरे भाई साहब थे, तो मैंने कहा लगता है बलारा जी से मिलना आज भी नहीं होगा। एक उम्मीद टूटी, एक अपने आप में जो है निराशा अंदर आ गई कि आज भी नहीं होगा, ये तो शूटिंग रोकेंगे नहीं, रोकेंगे तो वही 2-4 मिनट के लिए। तो सर भगवान के करने उस टाइम क्या हुआ, शूट करते करते लाइट चली गई। अब टेप से वो गाना शूट कर रहे थे, डेक जो लगा के उसमें स्पीकर लगा के वो गाना चल रहा था, वो शूट कर रहे थे। अब लाइट चली गई तो ऑब्वियसली बात है शूट रुकेगा उनका, शूट वो कर ही नहीं सकते, लाइट नहीं है तो सर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही लाइट गई, बलारा जी बाहर आए, पूरी यूनिट बाहर आई उनकी, उनसे मैं मिला, बातचीत हुई, और 2-3 घंटे तक ऐसा सहयोग, देखिए सर भगवान की कृपा है या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो 2-3 घंटे तक, 3 घंटे के आसपास तक लाइट नहीं आई उस टाइम इन्वर्टर वगैरह भी ज्यादातर जगह पे नहीं होते थे, कहीं कहीं सीमित होते थे। आज के दिन तो लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाती है चीजें। तो बलारा जी से मैं मिला, तो फिर मेरे को तो लगा उनसे पहले ही था, तो जब मैं उनसे मिला फिर उनको मेरे से लगाव हो गया,
उनको मेरे से भी हो गया, उनने बातचीत करी, क्योंकि जो जिस लाइन का बंदा है वो उस लाइन की बात पूछेगा, कलाकार है तो कलाकारी की पूछेगा, भैया एजुकेशन से है तो एजुकेशन की पूछेगा, अपने अपनी लाइन की बात है। तो मैं कलाकारी के उससे उनसे जुड़ा था। बस फिर उन्होंने मेरे को एक ऑटोग्राफ दिया, उन्होंने मेरे को एक ऑटोग्राफ दिया और उन्होंने मेरे को एक 100 रुपये दिए भेंट के तौर पे। वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आज भी मेरे पास है। अच्छा, उस टाइम तक मेरे को एक ऑटोग्राफ का मतलब भी नहीं पता होता था, क्योंकि कौन सा मैंने स्कूल में जाना शुरू किया था, वो शुरुआती दौर की बात है। तो उन्होंने दिया तो मैंने कहा ये कागज करे, हाँ इसको जेब में रख कागज। तो मैंने कहा क्या है सर, ये तो करे ऑटोग्राफ है। अब ऑटोग्राफ का मतलब मुझे भी नहीं पता, ठीक है चलो इन्होंने दिया तो रख लो भाई। तो उन्होंने उस ऑटोग्राफ में लिखा था कि मैं नरेंद्र बलारा, हरियाणवी कलाकार, ये आज मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि रवि जागलान एक दिन जो है बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, उनके सिग्नेचर के साथ। वो ऑटोग्राफ है आज भी घर पे मेरे पास है, अवेलेबल है, वो संभाल के रखा हुआ है। तो वहां से म्यूजिक का शौक मुझे लगा। फिर मुझे कैसेट आज भी मेरे पास संभली हुई है, जहां जितनी मेरे से पॉसिबल हो चुकी मैंने 3-4 हजार कैसेट जो है आज भी संभाल के रखी हुई हैं। राम मेरे सजन हैं, नरेंद्र बलारा जी हैं, राजेश सिंह पुरिया जी, सतपाल रोटिया जी, मतलब जो भी उस दौर के आर्टिस्ट हुए उनकी सबकी कैसेट्स मैंने जो है संभाल के रखी हैं। तो ये मेरा म्यूजिक का शौक था, यही मेरा म्यूजिक जुड़ गया। जब मेरी एजुकेशन की शुरुआत हुई तो मेरे को कंप्यूटर भी आता था, तो इस शौक को मैंने जोड़ लिया अपना कंप्यूटर से भी। तो उसके बाद जो है मैंने फिर साउंड एडिटिंग सीखी, और साउंड एडिटिंग फिर मैं इंडस्ट्री में काम करने के बाद साउंड एडिटिंग भी अपनी करने लगा, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो नहीं, ऑडियो, ओनली ऑडियो। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, जैसे उस दौर के बाद जैसे बलारा जी से मिले आप, कि जब तो आप स्कूल में भी नहीं जाने लगे थे, उस दौर के बाद जैसे फिर कितनी बार मुलाकात रही बलारा जी के साथ? बलारा जी के साथ तो फिर तो फैमिली बाउंड हो गया उनके साथ, मतलब फैमिली जैसी बात हो गई, आना जाना हो गया। वो जब भी चंडीगढ़ साइड जाते थे तो मेरा गांव रास्ते में पड़ता, वहां से वो आते हुए मिलके जाते थे। उनकी पूरी पार्टी जो है, उनकी जो टीम मेंबर हुआ करते थे, कृष्णा शर्मा जी हैं, पुष्पा जी, पिंकी चौधरी जी, और ये सब लोग जो है मिलके जाते थे। और जब मैं कभी रोहतक साइड चक्कर लगता था तो मैं उनसे मिलता था, मतलब आना जाना हो गया। लेकिन बस भगवान के ऐसे करने हुए कि उनको समय बहुत कम मिला, उन मन ही मन मतलब मैंने उनको अपना गुरु धारण कर लिया था। बहुत बढ़िया। तो वही देख लो, इसमें ना तो कोई स्क्रिप्ट है, क्योंकि मैंने भी जब इनसे बोला भी कि भाई ऐसे ऐसे रवि भाई साहब इंटरव्यू कर लेंगे, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाएंगे आपके साथ, तो इन्होंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि भाई ये लोग यकीन नहीं करते, वैसे आप आए हो इतनी दूर से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो इंटरव्यू वगैरह। लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई लोग सोचते कि भाई ये इनको पहले बताया जाता, फिर ये बोलते हैं कि भाई स्क्रिप्टेड होता है ये सब चीज़, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और इतना तो भरोसा अपनी पब्लिक न है भी मेरे ऊपर कि वही सा कुछ कंटेंट में लेकर नहीं आया करता, लेकिन एक थोड़ी ही दिली ख्वाहिश थी मेरी भी कि भाई साहब से बातचीत भी हो जाएगी और तारी भी मुलाकात करवा दूं। वैसे अपनी पब्लिक बहुत ही प्यारे जुड़ रही है रवि भाई साहब, और बिल्कुल ही मतलब संस्कृति प्रेमी जितने लोग हैं सब अपने चैनल पे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात मैं कहना चाहूँगा भाई चैनल के माध्यम से, जिन जिन भाइयों के हमारे पास कॉल्स वगैरह आए हैं, जिन भाइयों के मैसेज आते हैं कि भी आउट ऑफ कंट्री भी, जो भाई हरियाणा के बाहर रहते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट लगा लो भाई, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान साइड से जितने भी मेरे पास कॉल आते हैं भाई कमेटियों के या फिर कलाकार साथियों के, भाई जो भी ये बोलते कि भाई रिंकू भाई और पिना भाई आप अच्छा काम कर रहे हो और हम आपको मान सम्मान देना चाहते हैं, कुछ भी भाई, चाहे वो पैसे से भाई कुछ भी लगा लो, उनकी दिली ख्वाहिश, हम मेरे को नहीं पता कैसे करेंगे भाई, वो मान सम्मान के लिए हमको बोल रहे हैं। और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई कि भाई आप लोग हमें इस लायक समझते हो, हमारा काम देखकर आप हमको सपोर्ट करते हैं और बोलते कि भाई आगे बढ़ो भाई, सब कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन हम भी भाई अपने कोशिश जारी रखते भी, जितना भी हमसे हो पाता है भाई, जितने भाई कमेंट करते हैं सबका धन्यवाद। जहाँ जहाँ भी हम पहुँच पाते हैं भाई टाइम के अनुसार सबके इंटरव्यूज अपने चैनल पर
आते रहेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है भाई सपोर्ट बनाए रखा करो। और थोड़ी और बातचीत भाई साहब से पूछेंगे। तो रवि भाई साहब जैसे थोड़ा स्कूली लाइफ के बारे में बताओ भाई, कैसे हैंडल कैसे मेंटेन किया करते हैं? स्कूल लाइफ के बारे में तो सर ये है, मैं पहले पानीपत था, उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया। और स्कूल के जो हमारे टीचर्स थे और मेरा जो खुद का फ्रेंड सर्कल रहा, मेरे क्लासमेट्स जो रहे हैं, नहीं तो आपस में होता ना कि मैं आगे जाऊं मैं जाऊं, लेकिन मैं ये बात दिल से कहना चाहता हूं कि मेरे जो क्लासमेट्स रहे हैं वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। कोई भी बाहर से आता, हाँ भाई सॉन्ग कौन सुनाएगा, गाना कौन जानता है, ये कौन, रवि सुनाएगा जी। हाँ मैंने कहा मैं नहीं सुनाता यार, तुम सुनाओ यार। नहीं नहीं यार रवि भाई सुना सुना सुना, खड़ा हो जा। मेरे को मतलब वो सबसे पहले लड़कियां हो या लड़कियां हो, 10-15 बच्चों का बैच हुआ करता था हमारे स्कूल में। तो सबके सब ने, किसी एक ने, सबके सब ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और स्कूल की मस्ती तो वो सबके साथ होती हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जिसने जी है तो हॉस्टल लाइफ जीने में मस्ती है तो होती हैं। उसके बावजूद फिर मेरा एडमिशन हुआ श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, सेक्टर 26 चंडीगढ़ में, यानी खालसा कॉलेज। तो वहाँ के बारे में और बताओ, वहाँ पे वैसे कैसा फ्रेंड सर्कल वहाँ रहा सर वैसे? बहुत अच्छा सर्कल रहा मेरा। वहाँ अब स्कूल तक तो क्या होता था कि सब एक जैसे स्टूडेंट होते थे, मतलब वीआई होते थे सारे, विजुअली चैलेंज पर्सन हुआ करते थे सारे के सारे ही। अब वहाँ तो नॉर्मल आ गए सब, नॉर्मल भी थे, कोई कोई ब्लाइंड पर्सन कोई कोई हुआ करता था। लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रीट किया, अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो +2 में जब मैं वहाँ से चंडीगढ़ से पास आउट हो, वैसे तो मैं सब प्रोग्राम में हिस्सा लिया करता था, जो भी म्यूजिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती मैं उसमें पार्टिसिपेट किया करता था। टीचर्स लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि हमारा क्या होता था कि जो हरियाणवी गाने होते हैं ना वो फिल्मी धुनों पे बने होते हैं पहले, जो पहले के नाटक के गाने हुआ करते थे। तो मैं उस टाइम म्यूजिक, अपने जो म्यूजिक टीचर है उनसे पूछा करता ये गाना किस धुन पे, ये किस पे है। तो वो मेरे को सब बताया करते। और मतलब आज मैं जो भी हूँ, मेरे लिए मेरे फ्रेंड सर्कल, टीचर्स और स्कूल का, कॉलेज का सबसे बड़ा हाथ है। सब ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा जैसे फिर इंडस्ट्री के बारे में और बताओ, कब आए, कैसे आए, मतलब कैसे जुड़े रहे इस लाइन से? इंडस्ट्री का सर मेरी, अगर आप पूछना चाहें तो मेरी शुरुआत हुई थी 2022 से। 22 से। बिल्कुल। रीना बलारा जी ने शुरू किया था बलारा फिल्म्स। तो उसमें मैं जब आया तो मनोज अत्री भाई साहब का मेरे को साथ मिला। वो राइटर के तौर पे आए थे शुरुआती दौर में, मैं एक्टिंग करने के लिए आया था। तो रीना जी से जब मुलाकात हुई तो कहते रवि भाई, उनको पता था, इंटरव्यू हो चुका था उस टाइम तक मेरा स्टार मीडिया हरियाणा पे। आज ये मेरा दूसरा इंटरव्यू आपके चैनल पे। तो रीना जी को पता था, तो कह रही भाई आप स्क्रिप्ट लिख दो हमारी। मैंने कहा जी मेरे को आइडिया नहीं है स्क्रिप्ट वगैरह का। तो स्क्रिप्ट वगैरह मैंने नहीं लिखी कभी भी। हाँ ठीक है फॉलो किया है वो बात अलग है। तो उस टाइम मेरी मनोज भाई से बात हुई, हमारी शुरुआत हुई फिर पारो का थाना, वहां से हमारी शुरुआत हुई। वहां से अब क्या हुआ, मुझे तो स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं था। मनोज भाई साहब से जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हमने काम किया, तो फिर मैं राइटर भी बन गया, ना चाहते हुए भी मैं राइटर बन गया। उसके बावजूद जो है हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए रीना जी के साथ। मतलब मेरी जो इस लाइन की शुरुआत करवाई थी वो रीना जी ने करवाई थी। रीना जी के साथ मेरी शुरुआत है और मनोज भाई साहब का तो सहयोग आज तक भी है मेरे साथ। और फिर उसके बाद हमने कड़वा करेला, नसीब में सुख, कॉलेज की यारी, ये सब सोनोटेक में किए। तो फिर मैं क्या करने लग गया, सुपरलाइन में भी हमने किए, आप सर्च कर सकते हैं। मनोज भाई साहब वीडियो करा करते, मैं करा करता ऑडियो। हाँ मेरा शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं था वीडियो के अंदर ज़्यादा, क्योंकि वीडियो में वो रोल नहीं मिल सकता था, मतलब जो मैं करना चाहता था वो एक सीमित रोल हुआ करता उस टाइम पे। तो मनोज भाई वीडियो करा करते, मैं उसकी डबिंग करा करता, ऑडियो करा करता। तो फिर मनोज भाई ने कहा कि भाई ऑडियो से तो पहचान नहीं बनेगी, क्योंकि ऑडियो आर्टिस्ट ऐसा होता है कि दबके रह जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। सही बात। अब जैसे बल्हारा जी के दौर की बात देख लो, सपोज करो कि टीना जी एक्टिंग पे हैं। टीना जी को आप जानते हैं, नरसी का बात बहुत पॉपुलर हुआ है। बिल्कुल।
तो अगर आज किससे पूछा जाए कि उसमें जो हरनंदी का करेक्टर किया था वो कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कुमारी टीना जी हैं। टीना जी ने किया। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे सच्चाई एक और भी है कि जो उसकी ऑडियो थी वो विनोद सांगवान जी ने की थी। ऑडियो आर्टिस्ट जो रही थी, हाँ एक्टिंग टीना जी ने की थी, लेकिन ऑडियो आर्टिस्ट को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो भाई साहब कहते हैं वीडियो में भी आओ भाई। तो उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद जो है फिर ऐसे चलते चलते हम दोनों मतलब एक हो गए, लिखने लग गए, काम साथ में इकट्ठा करने लग गए, इनकी डायरेक्शन होने लगी, इन्होंने कैमरे का भी सारा काम अपना सीख लिया और ऑडियो एडिटिंग का मुझे आता ही था। तो उसके बाद हमने जो है अपने फिर शुरुआत की जागलान फिल्म प्रोडक्शन की और फिर हम प्रोजेक्ट जो हम करते और कंपनियों से फिर जो है कॉन्टैक्ट होने लग गए आगे आगे। अच्छा, इन फ्यूचर क्या प्लान रहेगा? इन फ्यूचर जी में हमारा बस यही प्लान है कि आगे अच्छे अच्छे नाटक करते रहेंगे और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ हरियाणा का जो कल्चर है उसको हम अपनी तरफ से जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं तो उसको और करेंगे। वाह बहुत बढ़िया, आपकी सोच को भी सलाम और आपकी मेहनत को भी सलाम। इनको देखते हुए भाई थोड़ी देखो एक सीखने की चीज है कि भाई इतना कुछ इन्होंने कभी खुद को ही नहीं फील होने दिया कि भाई कि रवि तू ऐसा है और तू ये नहीं कर सकता। सब कुछ इनको पीछे छोड़ दिया, सारी चीजों को अपना भाई काम लगा लो, भाई मेहनत लगा लो, पढ़ाई वगैरह एडिटिंग वगैरह, मतलब कभी ये नॉर्मल इंसान की जैसे जीते हैं। ये फील सर मुझे नहीं, ये फील मेरे सर्कल ने, फ्रेंड सर्कल रहा हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल इंडस्ट्री का सर्कल रहा हो या मेरी फैमिली रही हो, मुझे ही नहीं होने दिया। होने दिया। मुझे इस चीज का एहसास कभी हुआ ही नहीं हुआ ही है। नहीं, बिल्कुल। मैंने जो चाहा वो किया, जिससे चाहा मैं उससे मिला और अपने मन मर्जी के अनुसार जो भी काम किया वो किया। बिल्कुल। चंडीगढ़ में मैं बाहर रहा, अगर अकेला आना जाना ट्रैवल करना है तो मैंने वो भी किया। पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 2 कदम चलोगे तो तीसरे कदम पे आपका साथ देने के लिए कोई न कोई आगे जरूर मिल जरूर जाएगा। आएगा, बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता है कि हेल्प करे ना करे वो एक अलग बात है, तो आगे चलो, कोई तो होगा। और जो काम आप कर सकते हो इंडिपेंडेंट अगर जितना बन सकते हो तो बनो। मैं तो हर किसी के लिए, खुद के लिए भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, रोरो के लिए भी, कि जितना हो सके निर्भरता दूसरे पे जितनी कम हो सके उतनी करो। 100 का 100 तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के बिना काम नहीं चलता। हर किसी पे कोई न कोई सहारे की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, जितना कर सकते हैं उतना तो करो। सही बात, बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक सवाल पूछूं हम आपसे जी भाई, जैसे नॉर्मल पर्सन की लाइफ में और आप खुद की, मतलब क्या क्या ऐसे डिफरेंट देखो कि भाई हाँ मेरे को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता अपने दैनिक जीवन में? सबसे बड़ी बात तो सर ये है, नॉर्मल पर्सन जो है अगर आप देखो तो वो कहीं भी किसी भी जगह पे हो वो आ जा सकता है, आ जा सकता, सही बात। ठीक है, आ जा हम भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि जगह जगह देखी जाती है। सही बात। अब आप किस लोकेशन पे है, वो तो अपना आइस का सहारा लेके आराम से चला जाएगा क्योंकि उसकी तो आइस काम कर रही है। लेकिन हमें जो है उस लोकेशन की पूरी पहले जो है वो घूम के देखना पड़ेगा कि मतलब ये पता लगाना पड़ेगा कि रूम कहाँ पे है, वॉशरूम कहाँ पे है या किचन कहाँ पे है। तो उस लोकेशन का जब 2-4 दिन 5 दिन जब जितने दिन भी वहां रहेंगे वो आइडिया उसका आएगा तो अपने आप जाने लग जाएंगे। तो डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि जो है थोड़ा सा बस सीखने के ऊपर बात है, बाकी और बड़ी बात कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर करें तो हर चीज पॉसिबल है। जो नॉर्मल लोग करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ले लो, उसमें बुराई भी नहीं है फिर कोई। नहीं, सबसे पहले करने के लिए मन तो खुद का बनाना जरूरी है, उसके बाद भाई खुद से हो तो और भी बेटर है। अगर भाई नहीं हो सकता किसी की हेल्प ले लो। सबसे पहली बात तो भाई खुद का मन ही ऐसा बनाना पड़ेगा, भाई अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। वो किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, चाहे देखो अब रवि भाई का भाई जैसे इंडस्ट्री में कैसे इन्होंने अपना इंटरेस्ट बचपन से ही बना लिया था कि भाई नाटक देखते थे इन्होंने, ये उसी टाइम अपने मन में सोच लिया कि भाई मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा मेरे को करना है, ये काम मेरे को करना है। तो ऐसे भाई कोई भी बहाना ही इन्होंने नहीं बनाया कि भाई मैं तो ये इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा।
कि भाई मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। इन्होंने सब कुछ सारी चीज़ों को झूठा साबित करके इन्होंने सारा अपना काम भी किया। भाई किसी की जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी कि भाई किसी की हेल्प की तो हेल्प लेके किया, लेकिन आज देख लो भाई इनके जो राइटिंग भी करते, एडिटिंग भी करते, भाई एजुकेटेड भी है, सारी चीज़ है, अपना मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही जीवन जीते हैं। हाँ जी भाई साहब। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी होती है वो माइंड की होती है। माइंड की होती है। अगर आप माइंड आपका चले, आपको जो कमांड दे, माइंड आपका कंप्यूटर है, हम्म, वो जो आपको कमांड देगा आप वही करोगे, हम्म, और उसको जितना खर्च करोगे, यानी कि जितना उसको चलाओगे, कुछ न कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। बिल्कुल खाली बिल्कुल। बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम्म, आगे निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, आगे खुद बढ़ना पड़ता है, शुरुआत खुद करनी पड़ती है, बिल्कुल और फिर साथ आपको ज़रूर मिल जाता है। जैसे आप खुद होते हो, वैसा कोई न कोई आपको आगे ज़रूर मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, बिल्कुल ये बहुत। बिल्कुल एक सच है, हम्म, इस चीज़ में कोई भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम्म, जो आज नौकरी पे हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं, आईएएस ऑफिसर तक बन चुके हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। वो लोग अगर पढ़ते लिखते नहीं, घरों से बाहर नहीं निकलते, हम्म, तो कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती थी उनके लिए, बिल्कुल ये सब बिल्कुल। इतना अचीवमेंट उनकी जो हो सकती थी। हाँ जी रवि भाई साहब, जैसे आप अपनी लाइफ का, स्कूल टाइम का या फिर इंडस्ट्री में कोई ऐसा जो फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो पब्लिक के साथ। जी, बिल्कुल। हम्म, स्कूल टाइम में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हम्म, मस्ती आपस में। हम्म, एक्चुअल में क्या होता था कि हमारे स्कूल में एक टाइम ऐसा था कि फ़ोन, वैसे तो सब में ये होता था, कोरोना से पहले क्या होता था कि क्लास में फ़ोन ले जाना बैन होता था। बैन होता था। लेकिन कोरोना ने क्या कर दिया, फ़ोन नहीं है तो क्लास नहीं है। हम्म, उल्टा हो गया कोरोना के बाद तो। हम्म, तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारा शरारत करने का मन किया, हम फ़ोन ले गए, हम्म, फ़ोन हमारा गया फँस। बस। लेकिन वो फ़ोन तो हमें जैसे-तैसे मिल गया। हम्म, तो जब होता है कि सब एक जैसे इकट्ठे होते हैं, तो शरारत करने का कुछ न कुछ मन करता ही करता है। करता है। तो हमने मन करके आज नहीं पढ़ना भाई, हम्म, आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हम्म, तो टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। हम्म, डेस्क हुआ करते थे, हम्म, लोहे के डेस्क, हम्म, उनमें ऐसे खाने बने हुआ करते थे, अपना सामान रख लो अंदर। हम्म, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मैं बैठा पीछे, हम्म, हम सारे बैठे। तो जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करें, हम्म, वैसे मुंह से वाइब्रेशन निकाल दे फ़ोन हम्म, की, हम्म, जैसे करके, हम्म, 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 अब टीचर परेशान, यार फ़ोन कहाँ बज रहा है ये? हम्म, तो तो क्या किसके पास है भाई फ़ोन? हम्म, चेक कर लो। खड़े हो जाओ सारे। चेकिंग हुई, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। हम्म, अब सर परेशान कि हो क्या रहा है? ये फ़ोन गया तो गया कहाँ, और फ़ोन बज रहा है क्लास में, बज रहा है, सही मिल नहीं बात रहा है। है। तो करे कुछ तो है। हम्म, तो सर ने जैसे-तैसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हम तो फिर अपने उस पे, पढ़ना नहीं था उस दिन, मूड नहीं था पढ़ने का। हम्म, तो जैसे ही सर शुरू होते, हम्म, "हम्म, अरे भाई खड़े हो जाओ", फिर तो सारे के सारे। हम्म, फिर तो सर को पता लग गया कि ये जो है, ये कर रहे हैं पीछे बैठे-बैठे। तो फिर जो है, सर भी कहने लगे, भाई कमाल कर दिया तुमने, हम्म, ऐसी चीज़ कर रहे हो तुम भी। फिर तो सर भी हमारे साथ इंक्लूड हो गए। मगर जी आज नहीं पढ़ते जी, हम्म, बहुत पढ़ लिए, सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका था। हम्म, अब क्या, अब तो रिवाइज़ करना, कर लेंगे सर, हम्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत मज़ेदार किस्से, मजेदार बहुत किस्से। सारे ऐसे हैं कि गिनने बैठ जाए तो बस हाँ, पूरे नहीं होते वो तो। बिल्कुल। ये रवि भाई साहब, जैसे कोई भी अपनी लाइफ में बंदा अगर हौसला तोड़कर बैठ जा, भाई बहुत सारे अपने युवा भाई हैं या फिर अपनी बहन है जो किसी कारणवश भाई जो करना चाहते लेकिन नहीं कर पाती, हुँ। ऐसे बहुत सारे युवा बच्चे हैं, तो उनको मतलब क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से। जी, मैं सभी को यही कहूँगा कि वैसे तो आज सब खुद समझदार हैं अपने आप में, सही बात है। और कभी भी किसी चीज़ से डिमोटिवेट मत हो। हम्म, दौर आता है, सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे साथ हर एक भाव जुड़े हुए हैं, दुःख का भी और सुख का भी। लेकिन फिर भी जितना हो सके अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट रखो, और बढ़िया एजुकेशन लो, और जो आपका एम है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, उस पे बढ़ चढ़ के आप उसमें काम करो। और फैमिली के लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो आपके बच्चे जो करना चाहते हैं, उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि सबको अपनी लाइन का पता होता है कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ। सही बात। अगर पेरेंट्स उनको बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो उनका बच्चा या कोई भी बच्ची आगे बढ़ने से कभी भी नहीं रुक सकते। उनको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस सबसे बड़ी बात है, उनके हौसले जो है बुलंद होने चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई देख लो, जो कुछ भी था बिल्कुल तारा श्यामी है, और किम में भी इसी को झूठ फरेब की बात नहीं है। तो सारे भाई तो निवेदन भाई, जितने भी संस्कृति प्रेमी हैं, जितने भाई अपन सपोर्ट करें, सबका दिल से धन्यवाद। और भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो, लाइक कर दिया करो। और आज रवि भाई तो मिलकर खुद मैंने पर्सनली बहुत ही खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, वाह जब जी, अच्छे लोग मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बता सकता हूँ जनता को, या मेरे बताने से कोई कुछ थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ सकता है, सीख सकता है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और सबसे बड़ी बात आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके बदलता दौर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सबसे यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया चैनल है भाई साहब का, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे तो ये अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे ये कुछ नहीं कर सकते। सही बात। क्योंकि जनता का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है, चाहे वो कलाकार हो या यूट्यूबर कोई भी हो, जनता सबके लिए एक भगवान होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सारे भाई ने राम राम भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणा।